Hello friends, welcome to Make My Exam. I am Dr. Vipin and today we will discuss the topic historical background of Indian Constitution. Actually आज हम ये टॉपिक इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बहुत बच्चों के YouTube इनबॉक्स में हमें कमेंट आए थे और बहुत बच्चों ने मेल भी किया था एंड थैंक्स फॉर ऑल दोज गाइज हु सजेस्ट मी फॉर दिस टॉपिक. So the topic is historical background of Indian Constitution. Historical background Constitution के जानने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए what is polity. क्लियर. पॉलिटी जो है ये हमें बताता है फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट. दिस इज ए सब्जेक्ट जिसमें हमें पता चलता है फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. क्लियर. अब फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, एक्चुअली गवर्नमेंट को चलाने के लिए हमें 3 ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है. ये हमने जुडिशरी में भी डिस्कस किया था 3 ऑर्गन्स की. ठीक है, वो 3 ऑर्गन्स क्या हैं हमारे? वन इज द लेजिस्लेचर, one is the executive and one is the judiciary. क्लियर. अब हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था लेजिस्लेचर क्या करते हैं? इट मेक्स द लॉ. क्लियर. ये लॉ बनाते हैं और इस लॉ को इंप्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव. ये करते हैं इंप्लीमेंट. क्लियर. अब इसके बाद जुडिशरी क्या करती है? इस चीज के बारे में इंटरप्रिटेशन देती है ताकि ये जो कानून बना है वो गलत है या सही है. इंटरप्रिटेशंस. क्लियर. हमें पता है कि लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेचर मतलब कानून बनाना. कानून कौन बनाता है हमारी कंट्री में? पार्लियामेंट. ठीक है. पार्लियामेंट जो है 3 पार्ट से बनी हुई है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट. क्लियर. लोकसभा और राज्यसभा जो हैं ये हमारे 2 हाउसेस हैं, 2 हाउसेस, और इनको हम बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर. ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया हुआ है टॉपिक. बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब बाई मतलब 2, कैमरल हाउस एंड लेजिस्लेचर मीन्स जो लॉ बना रहे हैं. 2 हाउस मिलके हमारे लॉ बना रहे हैं, डेट इज लोकसभा एंड राज्यसभा. और एक किसका पार्ट है? पार्लियामेंट का. क्लियर. एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या है? लाइक सपोज जैसे लोकसभा से बिल, राज्यसभा से बिल यहां से पास हुआ, एट द एंड हमारे प्रेसिडेंट इसको साइन करेंगे और प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी. क्लियर. एंड इसको हेल्प करने के लिए हमारे कौन होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. क्लियर. अब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है? अगेन हमने डिस्कस किया था प्राइम मिनिस्टर. क्लियर. ठीक है. तो ये है हमारा एग्जीक्यूटिव पार्ट वाला. क्लियर. द नेक्स्ट वन इज द जुडिशरी. अब जुडिशरी क्या कर रही है? इंटरप्रिटेशन देती है और साथ के साथ अगेन हमने पहले भी डिस्कस किया था जुडिशरी जो है हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंट है. अगर इंडिपेंडेंट है तो कहने का मतलब देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है लोकसभा, राज्यसभा जो इसमें मेंबर्स होंगे वो कौन है? हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. प्रेसिडेंट इज द प्रेसिडेंट हेयर कॉमन. क्लियर. सो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये अगर कुछ कानून गलत पास कर रहे हो तो वो कर सकते, मतलब करने की कोशिश करें तो एट द एंड अगेन हमें कौन बचाएगा? जुडिशरी. और जुडिशरी क्या है हमारी कंट्री में? इंडिपेंडेंट. क्लियर. इसीलिए जुडिशरी को हम बोलते हैं जुडिशरी इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर. ठीक है. तो ये हम डिस्कस कर रहे थे कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में हमारे 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. क्लियर. अब हम देखेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी एक्चुअल में फॉर्म्स क्या क्या हैं. क्लियर. इसमें हमने डिस्कस किया हुआ है, ये ऑलरेडी ये वाला पार्ट हमने डिस्कस किया हुआ था. अब हम डिस्कस करेंगे हमारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. लाइक जैसे हम बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट. ये है क्या चीज़ जो हमारे इंडिया में भी है? लाइक फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट में 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट. क्लियर. एंड द नेक्स्ट वन इज द यूनिटरी गवर्नमेंट. ठीक है जी. अब फेडरल गवर्नमेंट जो होती है,
फेडरल गवर्नमेंट में जो पावर्स होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की होती हैं किसमें, सेंटर, स्टेट और विलेजेस में। ठीक है जी। अब सेंटर, स्टेट एंड विलेजेस, तो हम ये क्या क्या कह सकते हैं कि दिस इज द 3 टायर गवर्नमेंट। क्लियर। 3 टायर गवर्नमेंट का मतलब द मेन अथॉरिटी इज द सेंटर, आफ्टर दैट स्टेट, आफ्टर दैट विलेजेस। क्लियर। तो हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। ठीक है। अब द नेक्स्ट वन इज द यूनिटरी। यूनिटरी में एक वर्ड आ रहा है यूनिट। यूनिट मतलब सिंगल। ठीक है। तो सिंगल का मतलब क्या है कि इनमें मेन अथॉरिटी क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट में अगेन हमारी मेन अथॉरिटी है सेंटर गवर्नमेंट, मतलब सिंगल गवर्नमेंट। क्लियर। एक्चुअली क्या है कि हमारी अगर देखें तो अभी नॉर्मल टाइम पे हमारी फेडरल गवर्नमेंट चलती है, कहने का मतलब हमारी सेंटर अपना काम कर रही है, स्टेट अपना काम कर रहे हैं और विलेजेस अपना काम कर रहे हैं। और यूनिटरी गवर्नमेंट कब बनती है, यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब है सेंटर गवर्नमेंट के पास सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इनके पास हैं, और ये गवर्नमेंट हमारी बनती है एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी। क्लियर। ठीक है जी। तो इसका मतलब देखिए, फेडरल गवर्नमेंट, कहने का मतलब नेशनल इमरजेंसी के लगने के लिए हमें 1 सेकंड ही लगेगा कि हाँ हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगी। और हमने ये डिस्कस किया हुआ है टॉपिक, नेशनल इमरजेंसी किन कारणों से लगती है, वॉर, इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड एक्सटर्नल अग्रेशन। क्लियर। तो वॉर का कोई ऐसे नहीं है कि वो हमें सालों पहले पता लगेगा, 1 सेकंड में भी वॉर स्टार्ट हो सकती है किसी भी कंट्री के साथ। तो अगर क्वेश्चन पूछा हमारी कंट्री में गवर्नमेंट कौन सी है, तो कहने का मतलब फेडरल गवर्नमेंट भी चल रही है, साथ साथ हमारी यूनिटी गवर्नमेंट भी चल रही है। तो इसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्वासी फेडरल। तो अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है, द आंसर इज क्वासी फेडरल। क्वासी वर्ड का मतलब होता है हाफ और सेमी। हाफ फेडरल, हाफ फेडरल है तो हाफ क्या है, हमारी यूनिटरी गवर्नमेंट। क्लियर। ठीक है। तो ये है हमारा फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर। अब इस चीज को करने के लिए, इस चीज को लागू करने के लिए हमारे जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो ब्रिटिशर्स ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे, और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमने कहाँ पे लिखा है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे हमने जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट हुई थी। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने बात करी है कि जो पॉलिटी है, पॉलिटी डिफाइंस द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर। तो द नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर, जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर, क्लियर, जो हमारी गवर्नमेंट है वो काम करती है, वो क्या है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। अब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो अगेन हमने बात करी है अभी कि वो ब्रिटिशर्स ने कुछ एक्ट्स बनाए थे, कुछ लॉ बनाए थे ताकि वो इजीली स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें। तो उसमें उन्होंने एक्ट्स कौन कौन से बनाए थे, द 2 इंपॉर्टेंट एक्ट्स आर द, वन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 and the second one is the Government of India Act 1935. क्लियर। ये 2 एक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में। क्लियर। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 है, ठीक है, इस एक्ट में पहली बार बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात हुई, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अब बाई कैमरल लेजिस्लेचर अभी हमने डिस्कस किया है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। क्लियर। अपर हाउस को उस टाइम पे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते थे, ठीक है, और लोअर हाउस को उस टाइम पे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे। क्लियर। ये है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। द फर्स्ट पॉइंट इज बाइकैमरल लेजिस्लेचर एंड द सेकंड वन इज पब्लिक सर्विस कमीशन।
अब पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, जैसे हमने पता है यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम जो होते हैं वो कौन कंडक्ट करवाते हैं, हमारे ये पब्लिक सर्विस कमीशन। कहने का मतलब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए हमें सर्वेंट्स की ज़रूरत है, सिविल सर्वेंट्स की ज़रूरत है, तो वो कौन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, ये पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमारा 1926 में इस्टेब्लिश हुआ था। क्लियर। तो यहाँ पे हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली दो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकले हैं। वन इज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जिसमें हमने बात करी है अपर हाउस एंड लोअर हाउस की। अपर हाउस इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसके काउंसिल ऑफ स्टेट दिस इज अ अपर हाउस, एंड द लोअर हाउस इज अ लेजिस्लेटिव असेंबली जो आजकल हमारा लोकसभा है, एंड अपर हाउस इज द राज्यसभा। क्लियर। एंड सेकंड इज द पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, जो हम पब्लिक सर्वेंट्स अपना पब्लिक सर्वेंट्स को जैसे टेस्ट होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, तो वो कौन कंडक्ट करवाता है उनके पेपर्स, पब्लिक सर्विस कमीशन। क्लियर। तो ये है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इस एक्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बात क्या करी, ऑल इंडिया फेडरेशन। क्लियर। ऑल इंडिया फेडरेशन, अभी हमने एक वर्ड यूज किया था फेडरल, तो वही चीज है ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन में दो तरह की इन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, वन इज द प्रोविंसेस, दोनों मिलके एक गवर्नमेंट बनाएंगे प्रोविंसेस, एंड द सेकंड इज द प्रिंसली स्टेट्स। क्लियर। अब प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स है क्या, प्रोविंसेस वो हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे, यानी कि ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स। क्लियर। एंड जो प्रिंसली स्टेट्स थी हमारी, प्रिंसली स्टेट फॉर एग्जांपल जैसे हमारे निज़ाम वगैरह थे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, तो इस तरीके से ये हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन यानी कि हमारे किस में आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्लियर। द सेकंड वन इज द लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करी गई किसमें, अगेन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट में। अगेन लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब क्या है, कानून बनाने की शक्तियां। क्लियर। तो कानून कौन बनाएगा, दोनों मिलकर बनाएंगे, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। क्लियर। इसके अकॉर्डिंग इसके अलावा हमारे इमरजेंसी पावर, गवर्नर ऑफिस, तो वो कहाँ पे लिखा हुआ है सारा कुछ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्लियर। तो अगेन यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया फेडरेशन की बात हुई, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स की। प्रोविंसेस क्या है हमारे ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स, एंड प्रिंसली स्टेट्स क्या है हमारे निज़ाम वगैरह। ठीक है। तो सेकंड इज द लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर मतलब कानून बनाने की शक्तियाँ, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट की गई, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स में। एंड द थर्ड वन इज द इमरजेंसी पावर एंड गवर्नर, तो वो भी किस एक्ट में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्लियर। तो अगेन हमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैक्सिमम पार्ट कहाँ से हमने बोरो किया है, तो आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अप्रॉक्सीमेटली 75% कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हमने यहाँ से बोरो किया है। 75% मतलब 3/4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्लियर। अब इसके बाद हमने पता है कि अगेन हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था। अगेन ध्यान रखना, अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात कर रहे हैं तो वो हमारा है ब्रिटिश स्टेट्स के अंडर, ब्रिटिश इंडियन के स्टेट के अंदर, यानी कि वो उसके ऊपर जो लॉ बना रहे हैं वो कौन बना रहे हैं, ब्रिटिशर्स बना रहे हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। क्लियर। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग हम दो पार्ट्स में डिवाइड हुए थे, इंडिया एंड पाकिस्तान। क्लियर। इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन अगेन आपसे पूछा जाता है, अच्छा इस टाइम पे जब एक्ट आया था तो हमारे जो माउंटबेटन थे, माउंटबेटन, क्लियर, ये हमारे थे उस टाइम पे गवर्नर जनरल, और जिसे हम वाइसरॉय भी कहते थे। ठीक है, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय। क्लियर। तो एक्चुअली जो इनका प्लान था, माउंटबेटन प्लान था, वो जिसके अकॉर्डिंग हम इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइड हुए थे। क्लियर। तो ये है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जस्ट जो हमारे एक्ट आए थे। क्लियर। अब हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। अब फॉर एग्जाम्पल
लाइक जैसे अब हमने सिर्फ इसमें ये डिस्क्राइब किया है कि हाँ हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में क्या लिखा है, लेकिन एक्चुअली इसका आइडिया आया कब था, इंडिया के लोगों ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब इसका आइडिया दिया, और साथ के साथ ब्रिटिशर्स ने कैसे इसको अपनाया, तो वो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया कब था। लाइक 1934 हमारा फर्स्ट टाइम आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन का मिला था, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल दिया किसने था, द पर्सन नेम इज M.N. रॉय। क्लियर। इसके बाद 1935 में पहली बार INC ने डिमांड किया था, INC डिमांडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। क्लियर। ठीक है, तो हमारा 1934 में पहली बार आइडिया दिया गया M.N. रॉय के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। उसके बाद 35 में INC ने पहली बार डिमांड करी कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। क्लियर। बट अब हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या किया है। तो व्हाट ब्रिटिशर्स डिड, तो ब्रिटिशर्स ने पहली बार ऑगस्ट ऑफर जो आया था दैट इज इन 1940। क्लियर। एक्चुअली इसको अगस्त ऑफर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अगस्त मंथ में आया था। तो अगस्त ऑफर ने बोला कि हाँ हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, लेकिन इस चीज़ की जो डिमांड है, इन चीज़ों के बारे में हमारे जो लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्लियर। द सेकेंड वन इज क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन आया, ठीक है, ये क्रिप्स मिशन आया कब था, 1942 में। क्लियर। अब क्रिप्स मिशन ने बोला था कि हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे बट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अब जब हमें पता है कि सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर थी वो 1939 से 45 में चली थी। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि हम 42 में बोला कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना के देंगे। क्लियर। अगेन ये रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट किसने किया था, यहां पे मुस्लिम लीग ने। क्लियर। मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था इसके बारे में। द नेक्स्ट इज द कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान। क्लियर। ये प्लान आया था 1946 में। क्लियर। अब कैबिनेट मिशन प्लान, इसकी हमने रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करी थी। इसको हमने बोला था कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस मिशन के अकॉर्डिंग, किस प्लान के अकॉर्डिंग बना है, तो आंसर इज कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्लियर। तो हम अभी इसको हम डिस्कस करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान को। अब कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया है। इसमें एक्चुअली हमारे 3 पर्सन इन्वॉल्व थे। वो 3 पर्सन्स के नाम लिखते हैं हम। द फर्स्ट इज द पैथिक लॉरेंस, सेकेंड सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एंड थर्ड इज द A.V. अलेक्जेंडर। क्लियर। अब 3 पर्सन हैं जो कैबिनेट मिशन प्लान में है। ये 3 पर्सन की रिकमेंडेशन से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। एक्चुअली इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दी थी, द रिकमेंडेशन वाज अ फेडरल गवर्नमेंट। अब फेडरल गवर्नमेंट अभी हमने डिस्कस किया था जिसमें पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी सेंटर, स्टेट एंड विलेजेस में। क्लियर। तो इसकी बात हमने रिकमेंडेशन हमने एक्सेप्ट कर ली। अगेन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके अकॉर्डिंग बन चुका है। ठीक है। अब जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनना था तो हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जरूरत थी जिसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, पहली बार तो इसके बारे में बात कब हुई, 1946 में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल मेंबर्स कितने थे, 389। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 389। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्लियर। अब 389 डिवाइडेड थे 292 एंड 93। क्लियर। अब 292 आगे डिवाइडेड थे
सॉरी 296 एंड 93 एंड 296 डिवाइडेड थे 292 में एंड 4 में। क्लियर। अब ये एक्चुअली 296 टोटल कहाँ से आ रहे हैं, ये हैं प्रोविंसेस से। हमने अभी डिस्कस किया था पहले, प्रोविंसेस मतलब हमारे ब्रिटिश स्टेट्स के बारे में, और 93 कहाँ से थे, ये थे प्रिंसली स्टेट से। और प्रिंसली स्टेट्स अभी हमने बात करी है, जैसे निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। एंड 96 को डिवाइड किया है 292 एंड 4 में। अब 292 जो थी, जो ये पर्सन इलेक्ट होने थे, ये थे आपके गवर्नर स्टेट्स, जहां से हमारे गवर्नर्स अपॉइंट किए होते थे, वहां से 292 मेंबर्स आने थे। एंड 4 थे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर स्टेट्स। क्लियर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर स्टेट। अब ये 4 स्टेट्स है कौन सी थी, वन इज दिल्ली, वन इज कुर्ग, द वन इज अजमेर एंड द नेक्स्ट वन इज द बलूचिस्तान। ठीक है, तो ये 4 स्टेट्स थी हमारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर स्टेट्स। क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन इज द 93, दे आर द प्रिंसली स्टेट। ये जो लोग थे, ये थे इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इनडायरेक्टली इलेक्टेड, इनडायरेक्टली इलेक्टेड मतलब जो हमारे चुने हुए लोग होंगे वो इनको वोट करेंगे आगे। क्लियर। तो अगेन हमने दोबारा से इसको डिस्कस करते हैं। 389 मेंबर्स, 296 आर फ्रॉम द प्रोविंसेस, 93 आर द प्रिंसली स्टेट्स। ये 296 के ऊपर इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस कैसे होंगे, 292 इन द गवर्नर स्टेट्स, 4 इन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर स्टेट, दैट इज दिल्ली, कुर्ग, अजमेर एंड बलूचिस्तान। क्लियर। 93 आर द प्रिंसली स्टेट्स, 93 फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स एंड दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। क्लियर। अब 1946 में जब इन चीज़ों के ऊपर इलेक्शंस हुए तो इलेक्शंस किस पे होने थे, 296 स्टेट्स के ऊपर। तो 296 स्टेट्स के ऊपर इलेक्शंस हुए अगेन हमारे 1946 में। ठीक है, जिसमें अगेन हमारी जो जब इलेक्शंस का रिजल्ट आया तो उसमें क्या था, 208 फ्रॉम द INC एंड 73 फ्रॉम द मुस्लिम लीग and the next 15 won the independent states। ठीक है, तो ये हमारे 296 के ऊपर इलेक्शंस होने थे, जिसमें 208 सीट्स जीती INC ने, 73 मुस्लिम लीग ने एंड 15 आर द इंडिपेंडेंट स्टेट्स। एंड अगेन जो हमारे 93 थे वो थे हमारे इंडायरेक्टली इलेक्टेड। तो क्लियर। तो अब इसमें जो इलेक्शंस हुए हैं तो वो इलेक्शन मिक्स हुआ है, लाइक डायरेक्ट इलेक्शंस एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शंस हमारा प्रोविंसेस में हुआ है, ये ध्यान रखना क्वेश्चन, एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस हमारा प्रिंसली स्टेट्स में हुआ है। और प्रिंसली स्टेट्स में हमारी 93 सीट्स थी और इसमें 296। क्लियर। ठीक है, तो अगेन इसके अकॉर्डिंग हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन चुकी है। क्लियर। एंड एक चीज का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना एंड महात्मा गांधी, ये दोनों पर्सन जो हैं, ये दोनों पर्सनैलिटी जो हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट नहीं रहे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, मोहम्मद अली जिन्ना एंड महात्मा गांधी ये दोनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, यानी कि जो हम इसमें बात कर रहे हैं 389 मेंबर्स का, कोई पार्ट नहीं रहे हैं ये दोनों पर्सन। क्योंकि ये हमें पता है, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो उसमें भी होगा, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, इनके बारे में डिस्कस ज़्यादा होता है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं रहे हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स, आज हमने पार्ट 1 डिस्कस किया है, तो इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करना, तो मैं उसका आपका रिप्लाई करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।